व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम कर रहे थे जी सैंपल पेपर और हमने कर लिया है जी सेक्शन ए। अब हम चले सेक्शन बी की तरफ। क्लास 12th आईपी आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ और सेक्शन बी के अंदर आपको पता है कि हमारा सेक्शन बी है जी 2 मार्क्स के क्वेश्चन वाला। तो एक बार हम शुरू में देख लेते हैं। तो जैसा कि हम बीती हुई क्लासेस के अंदर ये पता कर चुके हैं कि 37 क्वेश्चंस हमारे पेपर में आने वाले हैं और 21 क्वेश्चन हमें सेक्शन ए में देखने को मिले और 7 क्वेश्चन जो हमें है बी सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको हम अभी करने वाले हैं और ये 2 मार्क्स के हैं। तो चलिए, अब 2 नंबर के क्वेश्चंस यानी कि थ्योरी क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको बड़े ही ढंग से आराम से इनको समझना है और एक एक पॉइंट करके आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है जी पैंडास के अंदर से, और पैंडास के अंदर से आपको क्वेश्चन मिला है और कहता है कि आपको डिफाइन करना है कि सीरीज क्या है। अब मेन पेपर में हो सकता है आपको डेटा फ्रेम पूछा जाए या फिर सीरीज के अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन जैसे स्लाइसिंग हो गया है ना, इंडेक्सिंग वगैरह हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको इससे मिलता जुलता मिल जाए। तो कहता है कि सीरीज आपको यहाँ पर बतानी है। ऑल्सो गिव सुइटेबल एग्जाम्पल टू। सर हम अपनी सीरीज की बात करें पैंडास के अंदर बेसिकली, तो सीरीज में मेजर जो पॉइंट्स हैं जो हमें पता है सबसे पहले वो क्या है कि सीरीज हमारी 1 डायमेंशनल है, ठीक है। सीरीज का जो साइज है वो क्या है, इम्यूटेबल है। उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, म्यूटेबल है। सीरीज के अंदर अगर हम कोई भी डेटा डालते हैं, जैसे मैंने अगर इंटीजर डाला, सारा का सारा डेटा इंटीजर होगा, यानी कि ये होमोजीनियस के ऊपर काम है जो करती है। सारा डेटा अगर आप इंटीजर डाल रहे हो तो आपको एक डेटा टाइप दिखेगा इंटीजर, अगर आपने फ्लोट डाला है तो आपको दिखेगा फ्लोट, और अगर आपने मिक्सअप काइंड ऑफ डेटा डालने की कोशिश भी करी तो वो सबको एक एज ए ऑब्जेक्ट है जो बना देगा, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट है। आपको पेपर में लिखते टाइम कुछ ऐसे लिखना है जो सीबीएसई की आंसर की के अंदर है। कहता है कि सीरीज हमारी 1 डायमेंशनल है, बिल्कुल हमने ये बात मान ली कि हमारी सीरीज 1D है। ओके, कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। हम यूं तो उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, आप इंटीजर डाल दो, आप स्ट्रिंग डाल दो, आप फ्लोट डाल दो, ठीक है, लेकिन आपका जो डेटा का टाइप होगा वो एक ही होगा, यानी कि होमोजीनियस है। आप अगर नेम सीरीज बना रहे हो, जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, सारे के सारे क्या है, स्ट्रिंग है, तो आपको यहाँ पर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर मैं यहाँ मार्क्स की सीरीज बना रही होती तो मैं मार्क्स एंटर कर रही होती ना, 3, 5, 6 या जितने भी आपके मार्क्स आ रहे होते। अब मैं यहाँ पर दिल्ली तो डाल नहीं सकती है ना, मैं यहाँ पर ये अर्नब तो डाल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स नहीं है हमारे। तो हमारी सीरीज से मिलकर के हमारा डेटा फ्रेम बन रहा होता है। तो एक ये कॉलम ही है हमारा सीरीज, हमारे डेटा फ्रेम का, है ना। तो अब इस कॉलम मार्क्स के अंदर मार्क्स ही आएंगे, तो इसलिए होमोजीनियस डेटा बोला जाता है, ठीक है। तो विच बाय डिफॉल्ट हैव न्यूमेरिक लेबल्स। यस, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तरफ वैल्यू होती है, एक तरफ हमारे पास में उसके इंडेक्सेस होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। आप अपनी मर्जी से भी लेबल इंडेक्सेस दे सकते हो। मतलब इंडेक्सेस होते हैं एक तो पोजिशनल, दूसरे लेबल्ड। पोजिशनल होते हैं बाय डिफॉल्ट जो कि न्यूमेरिक 0, 1, 2, 3। लेबल्ड आप अपनी मर्जी से इंडेक्स इज इक्वल टू एट्रीब्यूट से दे सकते हो, ठीक है। अब इसने कहा है कि इमेजिन कर लो स्प्रेडशीट का एक कॉलम, वही बस आपकी क्या है, सीरीज है। तो मैं एक बार इसको पाइचार्म के ऊपर आपको एग्जीक्यूट करके बता देती हूँ। बस आपको जो पॉइंट्स पता है आप उनको पॉइंट वाइज लिख करके आ जाओगे तो भी कूल है, एक एग्जांपल के साथ में। उसके दूसरा आएगा और हमने डाला, तो है वो 2 तरीके से हैं, दूसरा लेबल्ड। पोजिशनल बाय डिफॉल्ट होते हैं जो कि 0 से सो ऑन चलते हैं। जो लेबल्ड हैं वो अपनी मर्जी से इंडेक्स इज इक्वल टू एट्रीब्यूट से दे सकते हैं। तो अब हमने इतनी बातें कर ली, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले हमारे पैंडास को। जैसे ही हमने पैंडास को इंपोर्ट किया, अब इसका एक निक नेम दे देते हैं पीडी। अब मैंने कहा s इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज का s बढ़ा। अब मैंने जैसे ही इसमें कुछ वैल्यूज डाली और मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ सीरीज को। आप कोई भी एग्जाम्पल देकर के आ जाओ, ठीक है। तब आपके सामने देखिए यहाँ पर आपके पास डेटा आ जाएगा, एक तरफ उसके इंडेक्सेस, दूसरी तरफ यही वैल्यू 11, 22 एंड जो भी
अब मैं लेबल्ड इंडेक्स भी डाल सकती थी, तो मैं अपनी मर्जी से ए, अपनी मर्जी से बी, अपनी मर्जी से सी यहाँ पर करूंगी, तो मेरे पास आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस कदर आपके पास में हुआ। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को लिख करके आओगे तो बेहतरीन तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द टर्म लाइब्रेरी सिग्निफाई इन पाइथन। हमें मतलब बताना है कि लाइब्रेरी क्या है, और हमें क्या करना है, मेंशन वन यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज। अब हमें इन लाइब्रेरीज के अंदर ये जो पैंडाज, मतलब ये जो लाइब्रेरीज हैं, पैनल डेटा सिस्टम और मैटप्लॉटलिब, हमें इनका यूज बताना है। नाम से काम समझ में आ रहा है, पैनल डेटा सिस्टम, यानी कि डेटा को एनालाइज करना है तो ये लाइब्रेरी काम में आएगी। डेटा को विजुअलाइज करना है ग्राफ्स के थ्रू, तो मैटप्लॉटलिब यूज होगा। बाय द वे, व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी हमारा कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। ठीक है, मॉड्यूल हमारी कोई भी पीवाई फाइल आप कह सकते हो। ठीक है, हम फंक्शंस का यूज करते हैं, और फंक्शंस जैसे कि पैनल डेटा सिस्टम हो गए, हमारी ये पैंडाज लाइब्रेरी हो गई। अब इसके अंदर मेरे को ये सीरीज फंक्शन से काम है, क्योंकि मुझे सीरीज बनानी है। ऐसे ही इसमें डेटा फ्रेम फंक्शन है जिसका यूज होगा। तो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग क्लासेस यूज होती हैं इनके अंदर। तो हमें जिससे काम होगा, हम पहले उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। अब उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जो भी फंक्शंस वगैरह हमने बना रखे हैं, हम उनको यूज कर पाएंगे। वैसे ही हमारा मैटप्लॉटलिब के साथ में भी है। अब ये तो ठहरा खैर हमारा पैनल डेटा सिस्टम, पैंडाज और मैटप्लॉटलिब। अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट और मैं कोई दूसरी लाइब्रेरी, जैसे मैंने मैथ्स किया, अब मैं प्रिंट करती हूँ और मुझे मैथ्स डॉट पाओ मैंने फंक्शन यूज किया। अब ये कह रहा है कि ये जो पाओ फंक्शन है ये इस लाइब्रेरी के अंदर का है। तो अगर मुझे इस फंक्शन को यूज करना है तो इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो गए। अब मुझे मान लो इसके अंदर और कोई फंक्शन, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो मैंने कुछ यहाँ पर कोई नंबर डाला और मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से ये मेरे को जो है इस मैथ्स लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, मैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब आपको ये भी चीज पता है, अगर आप इसको एक्सटेंड करके लिख करके आना चाहें, कि फ्रॉम मैंने लिखा यहाँ पर मैथ्स जो हमारी लाइब्रेरी है, उसके अंदर से सिर्फ हमारा इंपोर्ट हो क्या, एसक्यूआरटी फंक्शन, तो हमें ये मैट डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेम चीज हम उसके साथ भी कर सकते हैं, पैंडास के साथ भी। तो फर्दर अगर आप अपने आंसर को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहें तो दैट इज ऑल्सो ओके। मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड करती हूँ। अब जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरी लाइब्रेरी है पैंडास, तो मैं यहाँ पर करूंगी फ्रॉम पैंडास, क्या हो जाए, सीरीज, इंपोर्ट सीरीज लिखना था। ठीक है, सीरीज। तो अब मेरे को क्या है, पीडी लिखने की जरूरत है जो नहीं पड़ेगी। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो दैट इज स्कूल। ठीक है, तो ये वही आंसर वही देगा, तरीका इज डिफरेंट। मतलब अब पैंडास में जितने भी फंक्शन है सीरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे डेटा फ्रेम भी चाहिए तो मैं कॉमा डाल के डेटा फ्रेम लिख दूंगी, या अकेला डेटा फ्रेम चाहिए तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है फ्रॉम के थ्रू भी एक्सेस करने का। ठीक है, और बस ये एक तरीका, इससे ये हो जाएगा कि पैंडास के अंदर जितने भी फंक्शन उसमें से सिर्फ मैं एक इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इससे स्पीड वगैरह पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस में से फोकस ऑन ओनली वन फंक्शन, दैट इज सीरीज। ठीक है, तो ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से यहाँ पर। तो आपको क्या चीज समझ में आई, लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स प्रोवाइडिंग फंक्शनैलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क। जिस भी स्पेसिफिक टास्क को करना है, हम उस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उन क्लासेस का जो जो हमने चीजें उस लाइब्रेरी के अंदर रखी हैं, तो उन सब का हमें यूज है जो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया फंक्शन हमारा एसक्यूआरटी हम कैसे मैथ्स मॉड्यूल के अंदर से यूज कर रहे हैं, सीरीज कैसे यूज कर रहे हैं, डेटा फ्रेम हम इसमें पैंडास मॉड्यूल के अंदर से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही आपको ये भी पता है कि मैटप्लॉटलिब के अंदर भी हमारे पास प्लॉट फंक्शन है, बार फंक्शन है, बार एच है ना। तो जब हम इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी करते, पीएलटी इज जस्ट अ निकनेम, तो पीएलटी डॉट लिखते ही हमारे पास भरपूर फंक्शंस हैं जो आ जाते हैं, है ना।
तो इसका इस्तेमाल हो रहा है प्लॉटिंग के लिए, आपको डेटा को विजुअलाइज करना है, आपको डेटा को एनालाइज करना है, तो पैंडाज हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप फर्दर अपनी समझ से इसको और तरीके से भी लिख करके आ सकते थे विद एग्जाम्पल्स भी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं उस राइट की जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कहता है कि व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या है, इंटेलेक्चुअल है ना, एक वो प्रॉपर्टी जो हमारे कह दो कि हमारे मतलब पूर्वजों ने हमें दी थी, जो हमें दिखाई भी दे रही है, जैसे कुर्सी है ना, ये एक प्रॉपर्टी है मेरी, मैं इसको टच कर सकती हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब मैं रहूं या ना रहूं तो आगे की आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है। और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दिखाई नहीं देगी, यस, लेकिन हमारे माइंड के अंदर है, वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उस पर हमारा राइट है, जिसको हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी। आप किसी और चीज में क्रिएटिव हो सकते हो, मैं किसी और चीज में क्रिएटिव हो सकती हूँ। ऐसे करके हमने क्या किया, अपने माइंड में जो आइडियाज आ रहे हैं उससे कोई ऐसी क्रिएटिव चीज बना दी जो शायद दुनिया में पहले किसी ने मे भी हो सकता है सिमिलर बनाई हो, या हो सकता है ना भी बनाई हो। अब वो जो चीज मैंने बनाई है अपनी माइंड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो मेरी, तो मैंने इसका दिमाग का इस्तेमाल करके, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उस प्रॉपर्टी को बड़ी मेहनत से उस चीज को मैंने बनाया। अब उस पर मेरा हक है, तो मैं अब चाहती हूँ कि भाई वो जो मैंने कोई पेंटिंग बना ली मान लो, है ना, तो अब कोई भी उसको जो है उस पर मतलब हक किसका है, ऑब्वियसली मेरा है, क्योंकि क्रिएटिविटी किसकी है, मेरी है, हक किसका उसके ऊपर मेरा है। तो कोई भी उसको जो है कह लो कि अपना नाम दे करके आगे उसको जस्ट सेल करना या फिर अपना नाम ही क्यों ना देना, तो ऐसा कोई ना कर पाए। तो इसके लिए हमारे राइट्स हैं, हम कॉपीराइट लेते हैं, है ना। कोई ऐसी इन्वेंशन हो गई तो उसके लिए पेटेंट है जो लिया जाता है, कोई कंपनी का लोगो वोगो है तो उसके लिए ट्रेडमार्क का इस्तेमाल है जो होता है। तो हम इसके बारे में बात है जो करेंगे। तो अगर हम सीबीएसई के आंसर की बात करें तो आईपीआर की सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है कि दीज आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। हमारे दिमाग की उपज है, हमने अपना आइडिया इस्तेमाल किया है उसके अंदर, है ना। क्योंकि कितना गुस्सा आता है जब आप कोई एक आइडिया लेकर के आते हो और आपने किसी को बता दिया कि ऐसे मेरा एक आइडिया, और आप देखते हो कि अच्छा कल वही बंदा कल को आपके आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना नाम दे करके आगे चला देता है ना। तो मन ही मन आपको ऐसा कैसा फील होता है। तो बस वही चीज का ध्यान में रखते हुए ये जो राइट है ये हमें दिया गया है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हम उस चीज का कॉपीराइट करवा लें, ताकि हम सामने वाले को कह सकें या सामने वाले के ऊपर कोई ऐसा लीगली एक्शन ले पाए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, हमारी जो ये प्रॉपर्टीज है जिनको हम टच कर पा रहे हैं, जो हमारे बाप दादाओं ने हमें दी है, तो इस पर अगर कोई हक जमाए तो हमारे पास लीगल राइट्स है ना। लेकिन जो हमारे माइंड के अंदर है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, उस पर भी किसी का हक नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। दीज आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। द नेचर ऑफ दीज वर्क्स कैन बी आर्टिस्टिक, लिटरेसी, टेक्निकल, मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं। आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, जैसे हमने पेंटिंग का एग्जाम्पल लिया, है ना। कोई ऐसी मैंने पोइम लिख दी जो कह लो कि पहले किसी ने नहीं लिखी, है ना। अभी तो आप पोइम बोल भी नहीं सकते किसी और की, कि जैसे मान लो किसी और बंदे ने पोइम जो है गाई, तो मैं अगर यहाँ पर भी बोल दूंगी तो हो सकता है मेरे खिलाफ भी कोई एक्शन हो जाए कि आपने उस बंदे की परमिशन के बिना उसकी पोइम को ऐसे बोल दी। इवन गाना तक नहीं चल सकता, हमें उसका यूट्यूब का कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। तो यस, क्योंकि वो बंदे की मेहनत है ना, हम उसका क्रेडिट खुद नहीं है जो ले सकते। ओके, तो कहता है कि आर्टिस्टिक, लिटरेसी या फिर कोई टेक्निकल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हमने बनाया है, तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर आती हैं। और ये मतलब समझाना आपको सबसे पहले कि व्हाट इज आईपीआर। जरूरी नहीं किताबी भाषा जैसे मैंने आपको समझाया, तो आप वैसे भी इसको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो। Importance in the digital world, these rights help prevent the unauthorized use, unauthorized तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज, रिप्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट, उसका रिप्रोडक्शन करना। जैसे मान लो मैंने कोई ऐसी टेक्निकल चीज कह लो कि मान लो मैंने कोई ऐसी पेंटिंग बना दी या फिर मैंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, तो उसको कोई उसका कॉपी पेस्ट करके, मतलब उसको कोई खुद से कोई दूसरी कॉपी ना बना ले।
मतलब एक तरीके से आपको जो ओरिजिनल क्रिएटर है ना, उसको एक कह लो कि यहाँ रख करके, ओरिजिनल क्रिएटर को बीच में रख करके उस पर ध्यान दिया गया है कि इसकी जो बंदे की क्रिएटिविटी है, तो इसका जो क्रेडिट है पूरा वो इसी को मिलना चाहिए। इसने कोई चीज ऐसी डेवलप की है इंटेलेक्चुअल अपने दिमाग का यूज करके, तो कोई बंदा उसका रिप्रोडक्शन ना कर पाए, कोई उसको अनऑथोराइज तरीके से अपना नाम दे करके आगे उसको ना चला पाए, है ना। तो यस, इस क्रिएटर को ध्यान में रख करके ये जो राइट्स हैं हमें मिल रखे हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कभी हमें जरूरत पड़े। बाय द वे, हमें खुद को भी बीइंग आप कह लो कि जैसे मान लो ये कुर्सी है, कोई नहीं ले सकता है ना, इस पर मेरा हक है ना। तो यस, ये कुर्सी मतलब क्रिएट ऑफ कोर्स मैंने नहीं की, लेकिन मैंने खरीदी है कि हाँ ये मेरा इसके ऊपर हक है। तो यस, वैसे ही मैंने अगर अपने दिमाग से कोई क्रिएटिव चीज जो है इन्वेंट की है, कोई भी मान लो मैंने कोई पेन बना दिया, कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, है ना, तो अब कोई और उस जो प्रॉपर्टी है, ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि नहीं कोई उसको अपना नाम देकर के आगे यूज करे। आप अपने ऊपर भी लेकर के देखोगे ये वाली चीज, तो आपको ये फीलिंग है जो समझ में आएगी। तो मैं ये चाह रही हूँ, या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ, ये तो राइट्स है ही हमारे पास में, लेकिन हम खुद भी इस तरीके की चीजों में ना आए कि हम किसी और का डेटा या किसी और की क्रिएटिविटी को अपना नाम दे करके आगे चलाने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि अगर हम जानते हैं या हमें पता है कि हमारे पास में कोई ऐसी चीज है जो हमारे माइंड के अंदर अलग है, यूनिक है, तो हम उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें बजाय कि हम किसी और को कॉपी पेस्ट करने के। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, थ्योरी नहीं है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम while write suitable SQL queries for the following। ठीक है, तुम्हारे पे एक स्ट्रिंग दे रखी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है एंड डिस्प्ले करना है इसके अंदर से मैनेज, यानी कि स्ट्रिंग में से मुझे सब स्ट्रिंग को निकालना है। या तो आप मिड का यूज कर लीजिए, या आप सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर का यूज कर लीजिए। व्हाट आई वांट टू डू, मेरे को मैनेज को बाहर निकालना है, इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट यूज किया और उसके बाद मिड किया, अब यहां पर मान लीजिए मैंने यही पूरी की पूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख दिया। अब मुझे मैनेज निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं कहूंगी कि गुरु हो जा शुरू 10 नंबर से। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 करेक्टर मुझे यहाँ से लेने हैं। तो इसको एक बार, ओके मैम एकदम से चेंज कैसे हो गए, एक्चुअली में क्या हुआ था कि वो जो पिछला वीडियो था जिसको आप अभी तक आप देख रहे थे, वो वीडियो बीच में रुक गया था। बीच में रुकने का मतलब है कि मैंने इस पर एक हॉट कीज होती है, उस हॉट की से क्या होता है कि जैसे आप वो की प्रेस करते हो, तो जैसे मैं OBS पर अपनी रिकॉर्डिंग करती हूँ तो वो बंद हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो पासवर्ड मैंने रखा है और वो जो हॉट की है वो दोनों सेम थे, मतलब उसमें भी वो की यूज हो रही थी जो पासवर्ड में थी और यहाँ पर थी। तो इस वजह से मेरी वो वीडियो बंद हो गई। हाँ, और बंद हो गया और मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद में जब पता चला कि अच्छा वीडियो तो आधा ही था, तो मैं उसी टाइम तो उसको नहीं किया, क्योंकि फिर वो उतनी अच्छी क्वालिटी है जो नहीं आ पाती, क्योंकि गुस्सा होता है ना मन में कि आप एक तो टाइम निकाल करके इतनी चीजें कर रहे हो। अब मैंने 1-2 दिन का गैप दिया एंड अब उसको दोबारा से कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं चीजों को। हाँ, होती रहती है चीजें, ऐसा पहले जब होता था तो ज्यादा गुस्सा आता था, बट अब यूज टू हो चुके हैं। बट फिर भी क्रिएटर ही समझ सकता है कि जब आप, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक टॉपिक आप वन शॉट में इतना अच्छा समझा देती हो कि आपको भी नहीं पता चलता कि अरे यार, मतलब आपने उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरी बार वो उस तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं है ना, क्योंकि आप हो सकता है एट ए टाइम वो नेचुरल तरीके से आपने कोई एग्जाम्पल दिया हो और अगली बार उस नेचुरल तरीके से वो एग्जाम्पल ना निकले, ऐसा होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से। एंड हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर जो मैंने अभी अभी चेक भी किया है कि हम लोग यहाँ पर थे एंड मैं आपको समझा रही थी कि इसका आंसर कैसे होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पर कंसीडर करनी है और आपको उसमें से मैनेज को निकालना है, मतलब एक पूरी भरी आपके पास में स्ट्रिंग है, आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मैनेज को। ओके, तो मैं एक स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग निकाल रही हूँ, यानी कि स्ट्रिंग का हिस्सा इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। तो आपके पास में 3 मेथड है एक्चुअली, एक तो है सब str, ठीक है, और एक है आपके पास में सब स्ट्रिंग, और एक है आपके पास में दैट इज मिड। तीनों में से आप कोई भी लिख करके आएंगे सही होगा। मैं आपको तीनों में से एक का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट, मिड और मैंने
इस मिड के अंदर लिखा किसको, डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट ऐसे देने की जरूरत थी नहीं, डबल कोट के साथ ही कॉपी कर लिया था। अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर से, मुझे यहां से चाहिए क्या, मैनेज चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैनेज जब मुझे चाहिए तो पहले मैं काउंटिंग करूं, कहां पर है मैनेज, 1, फिर आपके पास 2, इसको हम यहाँ पर पेन से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि गुरु हो जा शुरू 10वें नंबर से, और कितने कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना, 1 2 3 4 5 6, तो 6, यानी कि अगर मैं 10,6 लिखती हूँ मिड सब str सब स्ट्रिंग के अंदर 10,6, तो मेरे पास में आएगा यहाँ पर, आपको डेटाबेस जैसे सेलेक्ट करने की जरूरत थी नहीं इसके अंदर, ये स्पेस मैंने दे दिया, मे भी हो सकता है इस वजह से, बट इट्स ओके। आपके पास, क्योंकि मैंने किसी टेबल को चूज किया नहीं है, मैंने बस अब एक स्पेस यहाँ से हटाया तो मेरे पास आंसर आ गया। बाय द वे कोई बात नहीं, मैनेज हमारे पास आ गया। अब मिड की जगह सब str या सब स्ट्रिंग दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले द पोजीशन, यानी कि आपको इंटीजर वैल्यू पूछे, आपके पास में एक तो लेंथ है और एक इन str है, दो ही ऐसे फंक्शन है जो आपको इंटीजर में आंसर करेंगे। अब आपको फर्स्ट अक्रंस जाननी है बेस की, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर लेंथ का यूज तो करने नहीं वाले, हम लोग इन str का ही यूज है जो करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, BASE, और मैं यहाँ पर उसका जो इंडेक्स वैल्यू है, अक्रंस है, वो कैसे जान पाऊंगी, अगर मैं यहाँ पर इन str का यूज करूंगी, तो यानी कि वो 5वें नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारी बात। और अब हम इसमें देख लेते हैं, तो मैंने क्या किया था, बेस, दिस वाज आवर क्वेश्चन, ओके। तो हमने क्या किया, इन str एंड सब str, ठीक है। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम www। ये क्वेश्चन आपका आया था 2021 के अंदर, पहला क्वेश्चन था। क्रूशियल नाम के बच्चे को लेकर के वो क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड काइंड ऑफ बनाया था, कि ऐसे कोई बच्चा है, उसको कंफ्यूजन हो रही है बिटवीन इंटरनेट एंड www के बीच में, और आपको उसका कंफ्यूजन क्लियर करना और बताना है कि ये दोनों अलग है तो क्यों है, या सिमिलर है तो क्यों। इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आया था, तो मतलब ये दूसरी बार आपसे पूछा गया है, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। देखिए, अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था, तो हमारी मैम ने बताया, मैंने बताया कि ग्लोबल नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। लेकिन जब हम www की बात करते हैं, तो मतलब जहां पर हमारी वेबसाइट्स के सारे रिसोर्सेज हम एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। मतलब इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को, इनको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब www अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक इंटरनेट नहीं। तो इंटरनेट कनेक्शन होगा तब हम इस www जो कंसेप्ट है, इस सिस्टम का यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हम वेबसाइट्स को इमेजिन कर सकते हैं, हम वेबसाइट के रिसोर्सेज को इमेजिन कर सकते हैं। तो उसको मुझे अगर एक्सेस करना है तो मुझे इंटरनेट की जरूरत है। इसके लिए मैं एक इजी सा एग्जांपल बताती हूँ कि ले सकते हो कि जैसे एक जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है, ठीक है, ये जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है, तो एक पेन भी नहीं चल रहा, हाँ, तो मैं रोड के थ्रू है जो चाहती हूँ, है ना, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं रोड का सहारा है जो लूंगी। वैसे ही इंटरनेट पर मुझे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मैंने एक वेबसाइट ओपन की, अब मुझे उस वेबसाइट से दूसरे पेज पर या किसी तीसरे पेज पर जाना है, तो मुझे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है जो होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स पर, तो ये क्या है, यही www है। मतलब उस रोड पर चलने वाली जो कारें हैं, है ना, कार्स हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती हैं, तो वो क्या हो गई, आपका www कंसेप्ट हो गया। तो इसकी किताबी भाषा को अब समझते हैं, जो मैंने आपको चीज बताई कि इंटरनेट क्या है, एक वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क मेरे बच्चे यहाँ पर हो गया, एक नेटवर्क मान लो यहाँ पर हो गया, एक नेटवर्क आपका यहाँ पर हो गया। अब ये सारे आपस में कनेक्टेड है, इंटररिलेट है। क्यों? क्योंकि हमें डेटा शेयर करना है एक दूसरे के साथ में, कम्युनिकेट करना है इस नेटवर्क को इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में। कैसे पॉसिबल होगा? वाया इंटरनेट ही पॉसिबल है जो हो पाएगा। तो इंटरनेट को इसीलिए वास्ट ग्लोबल नेटवर्क बोला जाता है, और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी आप कह सकते हो। जबकि जब हम www की बात करते हैं, तो ये एक सिस्टम है ऑफ इंटर रिलेटेड या इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का, जिसको एक्सेस किया ही जा सकता है इंटरनेट के थ्रू। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते www को विदाउट इंटरनेट। तो इंटरनेट कनेक्शन होगा तब हम अपनी वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को एक्सेस कर पाएंगे ना। तो इंटरनेट हमारा ग्लोबल नेटवर्क, वास्ट नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो गया, ग्लोबल नेटवर्क हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो गया। इसमें सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो आपस में इंटर रिलेट है, क्योंकि हमें डेटा शेयर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। हमसे जैसे काम छुपा हुआ है www, यानी कि जाल है किसका? वेबसाइट्स का जाल है, वेब पेजेस का जाल है। मैं एक वेबसाइट पर जाऊंगी, उस पर हाइपरलिंक पर क्लिक करूंगी, मैं दूसरे वेबसाइट पर पहुंचाऊंगी, दूसरे वेब पेज पर पहुंचाऊंगी, दूसरे से तीसरे पर।
तो ऐसे वेबसाइट्स का जाल है। अब इस जाल को कैसे एक्सेस कर सकते हो? अगर आपके पास इंटरनेट होगा। सोचो इंटरनेट नहीं है तो वेबसाइट कौन सी ओपन होगी? आपसे हो ही नहीं पाएगी। तो www एक सिस्टम है ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का, जिसको एक्सेस किया जा सकता है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा भाषा थी इसकी। अब हम चलते हैं और बात करते हैं इसकी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्राउजर कुकीज। अब इसके एडवांटेज भी आपको लिखने हैं। इसको समझने के लिए आप देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी वेबसाइट पर गए, पहली बार मैंने उस वेबसाइट को ओपन किया, मान लो फ्लिपकार्ट ही था। क्या होता है कि जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो एक तो थोड़ा टाइम लेकर के ओपन हो जाती है। और जैसे हम पहली बार जाते हैं और मान लो मैंने किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को बड़ा ही ब्राउज कर लिया, अब मैं जब अगली बार उस वेबसाइट पर जाऊंगी तो एक तो वो जल्दी ओपन होगी और दूसरा जो प्रीवियस मैंने ब्रांड को सर्च किया था उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन मेरे पास काफी ज्यादा आए। अब मैं अगर मान लो इस बार उस ब्रांड को या किसी और चौथे पांचवें ब्रांड को सर्च करती हूँ तो मतलब अब जब भी मैं उसको ओपन करूंगी ना तो उसको मेरी प्रेफरेंसेस पता होंगी और मेरे अकॉर्डिंग जो ब्रांड्स को मैं ज्यादा सर्च करती हूँ वही मेरे पास एज ए रेकमेंड आएगा, है ना। और हम सोचेंगे कि अच्छा यही ज्यादा पॉपुलर है। तो आप ये स्ट्रैटेजी को इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये हमारे जो कंपनीज हैं वो हमारे अपने कस्टमर्स के मतलब हमारे ही एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कुकीज का इस्तेमाल करती है। जैसे किसी ऑफलाइन दुकान पर आप गए, पहली बार गए तो उस बंदे को पता नहीं है कि आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है, तो पहली बार ऑफलाइन में भी जो कस्टमर को जानने की कोशिश करता है दुकानदार, है ना, पहचानता है कि इसको ब्लू कलर अच्छा लगता है कि पर्पल या पिंक। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको पता होगा कि आपको चाय अच्छी लगती है कि कॉफी अच्छी लगती है। तो मतलब अब जब आप शॉप पर जाओगे तो आपको कॉफी वाले तो आपको कॉफी आपको अच्छा लगेगा। आप उस दुकान पर बार बार जाओगे, आपको पता है कि आपको पर्पल कलर अच्छा लगता है तो आपको पर्पल कलर की चीजें या उस ब्रांड की चीजें आपको ज्यादा दिखाएगा दुकानदार, क्योंकि उसको पता है ये कस्टमर उसके पास दोबारा आएगा। अब ऑनलाइन में कुकीज का सहारा लिया जाता है, यूजर की प्रेफरेंसेस का ध्यान रखते हुए उनको उन्हीं के तरीके से सर्व किया जाता है। तो मतलब एक तरीके से कस्टमर सर्विस को या यूजर की प्रेफरेंस को बेहतर, उनके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कुकीज इस्तेमाल होती है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, कई बार हम फॉर्म्स को फिल करते हैं। पहली बार फॉर्म फिल किया और जब मैं दूसरी बार वैसे ही कोई फॉर्म फिल करती हूँ तो मैंने जैसे नाम लिखा और वो फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली बाकी सारी डिटेल है जो आ जाती है। कई बार हमारा पासवर्ड भी ऑटो सेव होता है। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है? कुकीज के थ्रू होती है। तो कुकीज टेक्स्ट फाइल्स होती है जो जैसे ही हम उस वेबसाइट पर जाते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे मैं पहली बार गई तो वो मेरे सिस्टम ब्राउजर पर क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है और उसके अंदर यूजर की प्रेफरेंसेस की अच्छा अगली बार आप जाओगे तो सर्वर को पता होगा कि ये वही यूजर है जिसने लास्ट टाइम वीवा का प्रोडक्ट ज्यादा सर्च किया था। तो हमारी कुकीज क्या हो गई? स्मॉल पीस ऑफ डेटा हो गया, ठीक है, ऑन आर डिजिटल डिवाइसेस बाय वेबसाइट्स टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन एंड पर्सनलाइज आवर एक्सपीरियंस। हमारे ही एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं। एडवांटेज है यूजर एक्सपीरियंस को एक तरीके से बेहतर बनाना बाय रिमेंबरिंग द प्रेफरेंसेस, जो आपने पास्ट में चीजें सर्च किया आपको आप ही के अकॉर्डिंग सर्व करना, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल लिख करके आ सकते हैं जो मैंने आपको बताया, बाकी वही चीज है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आपको क्या करना है, प्राइमरी की के बारे में बताना। प्राइमरी की हमारे 3 शर्तों पर काम करती है। पहली शर्त है जी, प्राइमरी की इज लाइक क्वीन। क्या क्वीन तो चलो मैं हूँ, बट ये प्राइमरी की क्वीन है। कहती है कि एक घर में मैं ही रहूंगी, यानी कि एक टेबल में मैं ही रहूंगी। तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की आ सकती है, तो ये आपको लिखना है पेपर में। दूसरी चीज प्राइमरी की, हम उन्हीं एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाते हैं जिनको हमने हमेशा यूनिक और नॉर्मल रखना है। जैसे आप कह लो कि कोई बच्चा है राहुल नाम का, मेरे लेक्चर को देख रहा है। आप ये देखो कि राहुल नाम से कितने जो बच्चे हैं वो सीबीएसई का इस साल एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12 का। आप कहोगे बहुत सारे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वही बच्चा राहुल है जिसके 100 आए जिसने मेरा लेक्चर देखा है ना। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे राहुल हैं, तो कैसे पता चलेगा आपको भी, या सीबीएसई भी कैसे रिजल्ट है जो बनाएगा। तो आपका रोल नंबर आप कहोगे, तो आपका रोल नंबर क्या हो गया उस केस में? प्राइमरी की हो गया। तो यानी कि जिससे आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके वो क्या है? आपका रोल नंबर है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाया जाता है जिसके थ्रू हम पहचान पाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी की हमारी क्या हो गई, एक ही की हो गई, यूनिक हो गई, नॉट नल हो गई। तो ये 3 चीजें आपको लिखनी है। आप एग्जाम्पल के साथ लिख करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब किताबी भाषा थोड़ी देख लेते हैं। ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल या फिर रिलेशन, इट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट। तो 3 पॉइंट भी बना करके आ सकते थे। अब मेंशन करने आपको 2 हेल्थ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। आपसे बेहतर इसको कोई नहीं बता सकता। या आपकी मम्मी पास में बैठे, मम्मी कहेगी ले 4 गलना मैं हूं दस दिया। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि आप इसमें जरूरी नहीं कि अभी जो सीबीएसई ने आपको जो आंसर्स दे रखे हैं आपको यही टेप करके आने की आई स्ट्रेन या है ना जो भी इसमें लिखा है
कुछ भी अपने मतलब आपको जो लगता है, जैसे मेरे को लगता है कि नेक पेन ज्यादा होता है कि आप लेके डिवाइस आपको पता नहीं चलता, मतलब सामने ऐसी रील्स या ऐसी चीजें चल रही होती है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कितने टाइम से गर्दन ऐसे ही करके बैठे हो, और एक टाइम आता है कि आपको सच में फील होता है अच्छा मेरे दर्द भी हो रहा है ना। तो यस, नेक पेन आप लिख करके आ सकते हो। आप कह लो कि भाई स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी, ज्यादा वॉच करने से एंजाइटी के भी जो है शिकार हो सकते हो, क्योंकि आप वही चीजें सोचते रहते हो अपने दिमाग के अंदर, है ना। वो है ना कि मतलब जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारी बॉडी है जो बनती जाएगी, जैसा हम अपने दिमाग को फूड देंगे। फूड क्या है दिमाग के लिए? इन्फॉर्मेशन। तो जैसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने दिमाग को खाना खिलाएंगे इन्फॉर्मेशन का, वैसी इन्फॉर्मेशन का जो आ रही है, तो हमारा माइंड, हमारी मेंटेलिटी भी कुछ है जो वैसी ही बनेगी। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छी चीजें, अच्छी बातें सुनो और अच्छी चीजें देखो, जिससे हमारे दिमाग को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए और हम अच्छे अच्छे विचार है जलाएं और अच्छे बने जिंदगी के अंदर, है ना। वही अच्छा खाएंगे तो अच्छी बॉडी बनेगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने माइंड को देंगे तो हम भी कुछ बहुत अच्छा बेहतर है जो कर पाएंगे, है ना। अब किताबी भाषा के अंदर इन्होंने भी यही चीज लिखी, नेक पेन वगैरह, आई स्ट्रेन, तो आप लिख करके आ सकते हैं अपनी मर्जी से, भी जरूरी नहीं आपको टेपना है। कहते हैं कि स्नेहा इज राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। However, हर कोड कंटेन सम मिस्टेक। ओके, तो इस बंदी का जो कोड है वो कुछ गलतियां कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप इसमें आते हैं, सबसे पहली लाइन देखते हैं, तो मेरे को पहले देखते मिल गया यार पी बड़ा था, तो ये पहली मिस्टेक हो गई इसमें। अब देखिए दूसरी लाइन के अंदर आपको कुछ लग नहीं रहा है, तो मैंने एक बार के लिए तो टिक कर दिया कि हाँ बिल्कुल सही है। अब सेकंड लाइन भी ओके लग रही है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां होती हैं इन कोड्स के अंदर। एक तरफ आपको डबल कोट्स लगा के एक तरफ सिंगल लगा देंगे, जो कि आपकी अगली गलती पकड़ी भी गई है। दैट इज आवर गलती, ये इनकी गलती नंबर 2। अब अगली गलती बहुत ही सिंपल है जो हमने यहाँ पर ले ली। अब 3 गलतियां नहीं होंगी, या तो 2 होंगी या 4 होंगी आधे आधे नंबर की। अब डेटा फ्रेम का एफ हमारा छोटा था, जो हमें कैपिटल एफ लिखना था, तो ये 4 गलतियां जिनको आप हाईलाइट करेंगे एंड देन आप रीराइट भी है जो करके आएंगे। तो इन्होंने अपने आंसर में इसको कैसे लिखा है हम एक बार देख लेते हैं। सीबीएसई ने बड़े ढंग से लिखा है, पहले तो हाईलाइट कर दी सही करके उसको, और फिर उसको 4 पॉइंट्स बना करके लिख दिया। तो आप भी बेहतर रहेगा कि आप भी इसी तरीके से करके आए। अब ये कहता है अगला क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको ये कोड। इग्नोर द डेटा टाइप एट्रीब्यूट। ओके, इंपोर्ट आप क्या कर रहे हो? पैंडास कर रहे हो, क्योंकि मैंने देख लिया आगे हम क्या कर रहे हैं, सीरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें ये लॉजिकल था कि उत्तर प्रदेश की अगर किसी को राजधानी पता होगी लखनऊ, है ना, तो वो तो सही कर जाएगा, बाकी बच्चों के लिए इंजस्टिस हो जाएगा, है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पता ही होगा, हम इधर वालों को तो पता है, शायद मतलब दूसरी साइड वालों को नहीं पता होंगे, बट फिर भी ठीक है, लखनऊ हमें पता है, याद है, हमने लिख दी, ठीक है। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, हमें इंडेक्स तो नहीं देने, हमें डेटा देना है और हमें यहाँ एस को प्रिंट कराना है। बड़ा ही सिंपल और इजी सा प्रश्न था हमारे लिए, एक बार देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपका लिख दिया और इजी है, ठीक है। आप भी कुछ इसी तरीके से लिख करके आएंगे। बाकी देखो सेक्शन सी है जिसको हम अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, एंड यस चीजें बहुत अच्छी सी हो गई सेक्शन बी की भी। और पेपर का पैटर्न आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो ये चैनल को आप शेयर करिए गाइस, और दोस्तों के साथ में जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। जितने घर पे डिवाइस है सबसे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करा दो, बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।